कोरोना नियमों के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता, कहा वायरस के प्रकोप को बढ़ा सकती है लापरवाही। 2 गज की दूरी रखनी है, सफाई रखनी है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्होंने इस चीज को लीड किया। अयोध्या में सरयू नदी में बड़ा हादसा, गुप्तार घाट पर स्नान करते वक्त 12 लोग डूबे। डूबने वाले सभी एक ही परिवार के हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण आग, हादसे में 52 लोगों की मौत। खाने पीने का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। वन कंट्री वन कोड। वन कंट्री तो है जरूर, कोड की क्यों बात कर रहे हैं आप? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार, वक्त हो गया है बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। ताल ठोक के कहते हैं, जब डीएनए एक तो कानून क्यों नहीं? अभी कहा गया था ना आरएसएस की तरफ से कि सबका डीएनए एक, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबका डीएनए एक। तो हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, भाई जब डीएनए एक तो कानून क्यों अनेक? यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाएगी सरकार? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, आज ये डिबेट का सवाल इसलिए है क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर दी है। यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदायों की पारंपरिक रूढ़िवादी जो सोच है, जो रूढ़ियां हैं, वो टूट रही हैं। ये जो दीवार है, धर्म, जाति, समुदाय, देश आगे बढ़ रहा है, समाज और आगे बढ़ रहा है, तो ये धार्मिक दीवारें टूट रही हैं। इसलिए समय आ गया। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि संविधान की धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाए सरकार। ये बहुत बड़ी चीज है कि दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। देखिए, मतलब यह है कि अलग अलग धर्मों में शादी की उम्र अलग अलग ना हो। मतलब जैसे होता ना कि किसी एक धर्म में 13 से 14 साल की नाबालिग बच्चियों की शादी हो जाती है, अब वो ना हो, भाई उनको संवैधानिक अधिकार मिले। सेकुलर इंडिया है। किसी धर्म में 4-4 शादियों की इजाजत होती है। एक पत्नी है, 4-4 और पत्नियां रख सकते हैं, 3-3 और 2-2, 3-3, 4-4 शादियां, वो ना हो। मतलब एक रूपता हो। अलग अलग धर्म तो नियम, कानून, संविधान सब पर समान रूप से लागू हो। संविधान जो विधान सब पर समान रूप से लागू हो। कोई धार्मिक दीवार ना हो। ऐसा नहीं है कि एक धर्म में 13 से 14 साल की बच्चियों की शादी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि एक धर्म में कोई ये 4-4 बीवियां रख सकता है। अलग अलग मतलब अलग होने पर प्रॉपर्टी के अधिकार से जुड़ा जो कानून, वो एक रूपता हो, सबको बराबर अधिकार मिले। एक धर्म के होने की वजह से वो संवैधानिक अधिकारों से वंचित ना रहे। कुल मिलाकर समझिएगा, शादी विवाह की उम्र अलग अलग ना हो, गुजारा भत्ता एक हो, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग ना हो, प्रॉपर्टी के राइट अलग अलग ना हो, मतलब गोद लेने का नियम अलग अलग ना हो। सवाल यह कि जब देश एक है तो यह मजहबी दीवार ना हो, यह धार्मिक दीवार ना हो, धार्मिक भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर कोई उन संवैधानिक अधिकारों से वंचित ना रह जाए क्योंकि वो उस अमुक धर्म से ताल्लुक रखता है या रखती हैं। जैसे शाहबानो मामले में हुआ था, शाहबानो को कोर्ट तक जाना पड़ा था गुजारे भत्ते के लिए, फिर उसको भी एक तुष्टीकरण के चक्कर में एक सरकार ने पलट दिया था। तो इन चीजों को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। ये बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए सरकार। यही नहीं, इसमें तो ये भी कहा गया, संबित पात्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अश्वनी जी हैं जो कि एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। आपका भी स्वागत। तस्लीम अहमद रहमानी साहब है, एसडीपीआई के सचिव हैं। और मेरे साथ आरफा खानम जो कि लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ होंगी। और जीनत शौकत अली जी हैं, वो भी मेरे साथ होंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले संबित, कोर्ट के ऑर्डर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैड इन 1985
directed the judgment in this case to be placed before Ministry of Law to take appropriate steps. मतलब यह कहा गया है कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, 3 दशक बाद भी इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? यह आप लोगों से सरकार से सवाल पूछा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। देखिए अमन जी, पहले तो धन्यवाद कि आप आज इस विषय पे डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय है, ये एक डिबेटेबल विषय है और वाइड स्प्रेड डिबेट होना चाहिए। दूसरी बात है, बिल्कुल सही कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने, कोई पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लिया हो ऐसा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत महत्वपूर्ण विषयों में, साहबानो केस आपने कहा, दूसरा सरला मुदगल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के तत्कालीन जो भी सरकारें थी उनको हिदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए। केवल इतना ही नहीं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भी एक प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में आर्टिकल 44 में ये किया हुआ है कि गुड गवर्नेंस के लिए, फंडामेंटल गवर्नेंस के लिए आवश्यक है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़े। मगर इसमें एक क्लॉज आर्टिकल 37 का है जिसके अंतर्गत ये विषय एग्जीक्यूटिव का होगा और इसमें कोर्ट किसी प्रकार का एक ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। इसलिए बार बार कोर्ट सजेशन दे रही है, ऑर्डर नहीं पास कर रही है। आपने सही कहा, हमारी अभी सरकार है, हम इसमें क्या करेंगे? देखिए, आर्टिकल 44 का सम्मान हम करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मूल विचारधाराओं में से एक है, जो आइडियोलॉजिकल मूल विचारधारा है भाजपा की। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 370 को निरस्त करना, राम मंदिर का निर्माण, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना, ये हमारा मूल विचार है। 2 मूल विचार हमने पूर्ण किए हैं, मोदी जी ने पूर्ण किया है, एब्रोगेट किया है आर्टिकल 370 को, राम मंदिर के निर्माण में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैं सिर्फ 3 चीज कहूंगा, बिल्कुल हम लाएंगे, जैसे कि पहले भी हमारे कानून मंत्री ने बताया है, मगर इसमें 3 चीज आप ध्यान करिएगा। वाइड स्प्रेड डिबेट विद एवरी स्टेक होल्डर, जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, और समाज में इसमें किसी प्रकार की वैमनस्यता ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसलिए डिबेट होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है और खास करके महिलाओं के विरोध में जो बातें हैं, उन विषयों को कैसे हम समान कर सके और डिग्निटी के साथ महिला जीवन व्यतीत कर सके, उस पर ध्यान देंगे। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑल रिलीजन, कुछ प्रैक्टिसेस हिंदू धर्म में अच्छा है, कुछ क्रिश्चियन धर्म में अच्छा है, कुछ इस्लाम में अच्छा है, तो जो भी जिस धर्म में अच्छी चीजें हैं उनको लेकर एक हार्मोनिकल तरीके से, एक हार्मोनाइज तरीके से इस कानून का गठन किया जाएगा। और आपने देखा होगा 2016 में, मेरे पास एक अपील है, 2016 में उस समय तत्कालीन जस्टिस BS चौहान, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और लॉ कमीशन को हेड करते थे, उन्होंने इस प्रकार का एक क्वेश्चनेयर जारी किया था जिसमें 16 सवाल जनता से पूछे गए थे। मैं कुछ सवाल आपको दिखा रहा हूं, ऐसे 16 सवाल थे। इन सबके उत्तर जनता से इकट्ठे करने के पश्चात इस पर अब इवैल्यूएशन चल रहा है। पिछले वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर उत्तर मांगा था और मुझे लगता है यथाशीघ्र ही सरकार इस पर उत्तर रखेगी और इस विषय को लेकर आगे बढ़ेगी। संबित, फिर वही सवाल घूम के फिर वहीं पर आ गया। 2015, 2016, 2019, 1985 कई बार अदालतें आपको याद दिला चुकी हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए, लीजिए, लीजिए। बार बार संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी उनका भी जो कोट है वो यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने ही आर्टिकल 44 के जरिए इसकी कल्पना की थी। तो आपको कई बार याद दिलाया गया कोर्ट की तरफ से, बार बार। कोई टाइमलाइन है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? आज कम से कम हम बोल सके कि हाँ, 2 साल के अंदर अंदर महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। जो मुस्लिम महिलाएं जो वंचित रह जाती हैं धर्म की दीवार की वजह से, 13-13 साल की, 14-14 साल की बच्चों की शादियां हो जाती हैं। आप सोचिए, वह 4-4 शादियां हो जाएंगी, घर में एक पत्नी है, आप 3-3 पत्नियां हो, वो चीजें, वो एक धर्म से हो तो वो इन संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहे। ये जिम्मेदारी है आपकी, यही सेकुलरिज्म है असली। कोई टाइमलाइन? अमन भाई, मैं इसका जवाब देता हूं। और देखिए, कोई सरकार प्रवक्ताओं के साथ ये नहीं, मैं बहुत हम्बली कहूंगा और जो सच्चाई है वो व्यतीत करूंगा जी। देखिए, ऐसा है अमन भाई की सरकार जो है प्रवक्ताओं के साथ या पार्टी के साथ टाइमलाइन नहीं डिस्कस करती है कि कौन से कानून को वो कब लेके आने वाली है, क्योंकि हम संगठन में हैं, सरकार अलग होती है। अगर कल भी उस कानून को लाना होगा या इसी सत्र में भी लाना होगा तो भी वो हमें बताएगी नहीं। आर्टिकल 370 अगले दिन एब्रोगेट हो गया, हमें उससे एक दिन पहले पता नहीं था कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होगा। मगर जो लॉजिकल मुझे लगता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट मैरिज और डाइवोर्स का है पर्सनल लॉ में।
इसमें डाइवोर्स को लेकर एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ था ट्रिपल तलाक को लेकर, और ट्रिपल तलाक पे जिस प्रकार से अमेंडमेंट हुआ है, मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, मैं हिस्सा तो नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। ठीक उसी प्रकार CAA के कानून को भी लाया गया, आर्टिकल 370 का, इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई लेना देना नहीं है, मगर कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके सड़क पे लड़ाई करने की कोशिश कराई गई, दिल्ली में दंगे भी हुए। मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, मगर एक साथ सभी फ्रंट पर इस प्रकार भ्रम फैले, उसको दूर करना, उस पर डिबेट करना, उस पर सभी के राय मशवरों को लेना, ये प्रोसेस चालू है और पूरे फूल प्रूफ प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद सरकार इस पर उतरेगी और बिल्कुल फूल प्रूफ तरीके से उतरेगी। मैं आपको याद दिला के अंत करूंगा बात को। पिछली बार जब UCC की बात हुई थी 2016-17 में, आपको याद होगा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखा था एक बड़े अंग्रेजी न्यूज़पेपर में, और उस महिला ने कहा था कि UCC आने के बाद जो मुसलमान भाई हैं उनको अब बरियल, मतलब उनको जो कब्रिस्तान में कब्रगाह में दफनाने की रीति उनकी खत्म कर दी जाएगी, अब उनके डेड बॉडीज को भी जलाया जाएगा हिंदू पद्धतियों से। बताइए कितने भ्रम की बात फैलाई गई थी। इसलिए कहीं दंगे ना हो, किसी प्रकार से भ्रम ना फैले, इन भ्रमों को दूर करके सरकार अवश्य इस कदम को आगे बढ़ाएगी। मैं अश्विनी जी आपके पास आऊं, उससे पहले तस्लीम अहमद रहमानी। तस्लीम अहमद रहमानी, आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत जरूरी है ताकि एक धर्म की होने की वजह से कोई संवैधानिक अधिकारों से वंचित ना रहे, संविधान सब पर समान रूप से विधान लागू हो। रहमानी साहब। देखिए अमन जी, आपने जो इस प्रोग्राम की शुरुआत की है तो ऐसा उसमें आपने बताने की कोशिश की है, ऐसा महसूस हुआ, मुझे महसूस हुआ कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में या उसका इम्प्लीकेशन सिर्फ मुसलमानों के ऊपर होगा, ऐसा तो नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हिंदुओं के लिए भी, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, साउथ इंडिया के हिंदूज, नॉर्थ इंडिया के हिंदू, सनातन धर्मी हिंदू, आर्य समाजी हिंदू, सबके अलग अलग रीति रिवाज इस देश में है। नॉर्थ ईस्ट के अलग रीति रिवाज है, नॉर्थ इंडिया के अलग है, सब बहुत सारे हिंदुस्तान में रीति रिवाज शादी ब्याह को लेके और जायदाद इनहेरिटेंस को लेके हैं। उन सभी के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज होना है। तो एक बात तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ये मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, और ना जब भी हम इसको मुसलमानों से रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि हम सीरियस नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। दूसरी बात ये कि ये कोई पहला ऑब्जर्वेशन नहीं है जो अभी संबित ने भी कहा, आपने भी कहा, भले नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि आपत्ति उसी धर्म से आती है। ये पहला कम से कम 12 ऑब्जर्वेशन, जी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 12 मरतबा वेरियस कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है और सजेशन एंड ऑब्जर्वेशन है गवर्नमेंट को, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स को भी, बीजेपी की गवर्नमेंट्स को भी। लेकिन जो आर्टिकल 44 है, अगर आप उसे गौर से पढ़ें तो ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि वो कोशिश करेगी कि समाज के तमाम लोग आमादा हो जाएं, उस पर कंसेंसस क्रिएट हो समाज के अंदर कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करे। उस डायरेक्शन में पिछले 73 साल में किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया अभी तक। एक ब्लूप्रिंट आना चाहिए। जो संबित कह रहे हैं कि मुसलमान के अच्छे कानून, हिंदू के अच्छे कानून, सिख के अच्छे कानून, उसका समावेश हो, तो वो कैसा होगा? उसका कोई ब्लूप्रिंट हो तभी तो उस पर डिस्कशन होगा। दूसरी और आखिरी बात इस सेक्टर में मैं कहूं कि लॉ कमीशन ने 2016 में जो क्वेश्चनायर दिया था, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसके जवाब दिए, उसका इवेल्युएशन भी हुआ। 2018 में उसी लॉ कमीशन के चेयरमैन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह कहा कि आप यूसीसी से पहले कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस रिलीजियस लॉ की तरफ कदम बढ़ाइए। और हमने भी कहा, जिस तरीके से नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लाए, उसको पास कराया, बहुत मुश्किल काम था, 4 साल 5 साल लग गए। सारे कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े महान लोग भी उसके खिलाफ थे, लेकिन नेहरू जी ने पास करवाया। उसी तरीके से आप मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं लाते, क्रिश्चियन कोड बिल क्यों नहीं लाते हैं, सिख कोड बिल क्यों नहीं लाते? बहुत सारे मसले उसी से हल हो जाएंगे। मैं खुद ये बात कहता रहा हूं और कह रहा हूं कि कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ एक बहुत सख्त जरूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस जानिब, उस डायरेक्शन में स्टेप लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी है उस सरकार की। रहमानी साहब, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, सिख लॉ,
एक ही लॉ हो जाए ना सब पर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये पर्सनल लॉ अगर संविधान पर भारी पड़े तो वो पर्सनल वो तो है ऑलरेडी, वो आपने भ्रांति फैलाई है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अब भारत का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और सारे लॉ उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अगर ऐसा है रहमानी साहब, अगर ऐसा है, कोई दूसरी किताब हो तो मुझे बताइए, मैं बता देता हूं। मुझे बताइए, ऐसा है दूसरी किताब है। अगर ऐसा है तो फिर शादी की उम्र अलग अलग क्यों है? क्यों 13 से 14 साल की बच्चियों की शादी हो जाए मुस्लिम धर्म में? क्यों 4-4 शादियों की इजाजत? बिल्कुल नहीं है। आप जो आपको ये तो पता नहीं है, ये आप जानबूझ। अच्छा मुझे बता दीजिए। हाँ क्या आप शादी की उम्र लड़के लड़की अलग अलग नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है उसी के हिसाब से होती है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं। अच्छा अश्वनी जी, 18 साल लड़की, 21 साल लड़का, नहीं, शादी की उम्र सबके लिए है। नहीं, सबके लिए। इसका पर्सनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आप ये बात अगर कह रहे हैं तो या तो आपको इन्फॉर्मेशन हो सकता है रहमानी या गलत कह रहे हैं। ठीक है रहमानी साहब। अश्वनी जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अश्वनी जी को मैं जानता हूं बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, वो आपसे मेरे से बेहतर जानते होंगे, शायद आपसे मेरे से बेहतर जानते होंगे ना जी। नहीं, मुझे मालूम है वो कैसे एडवोकेट है, क्या है। वही कह रहा हूं, सुनना चाहिए ना सबको। हो सकता है आपकी जानकारी बढ़े, लेकिन अगर कुछ अभाव है जानकारी का। अश्वनी जी अगर आप मुझे समझा पाए, क्या मैंने गलत कहा कि भाई शादी की उम्र अलग अलग है? वहां अगर बच्चियों की शादियां हो जाती हैं 13 से 14 साल, 4-4 शादियों की इजाजत है, तो वो महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना नहीं है क्या? या ये नहीं है कि वहां पर भी ऐसा नहीं होता, एक समान आयु है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अश्वनी जी समझाइएगा इसको बहुत ध्यान से। तस्लीम अहमद रहमानी साहब सुनिए मेरी, बहुत ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में 5 PIL चल रही, उसमें पहली PIL है जिसमें हमें शादी विवाह की उम्र समान करने की मैंने मांग किया है। यस। और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाकायदा इंटरवेन कर चुका है। वो कह रहा है आप हमारे शादी विवाह के मामले में छेड़छाड़ मत करिए। रहमानी जी आपको शायद ज्ञान नहीं है, बाकायदा उन्होंने प्रॉपरली हमारे PIL का विरोध किया है। हमने यही कहा है जब सबकी बेटियां 9 महीने में ही पेट में पैदा होती हैं, लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, मां के पेट में तो 9 महीने रहते हैं। ये भेदभाव इंसान क्यों कर रहा है जब ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया? सबका खून एक जैसा, सबका DNA एक जैसा, सबका रहन सहन एक जैसा, आप भाषा एक जैसी और एक जगह रह रहे। क्या बात कर रहे हैं? लड़कियों की और लड़कों की शादी की उम्र कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही है और सबके ऊपर एप्लीकेबल है। आप गलत बात कर रहे हैं। रहमानी साहब, एप्लीकेबल है साहब सुन लीजिए, हर एक के ऊपर, हर इंडियन रहमानी साहब सुन लीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मैरिज, रहमानी साहब ऐसे नहीं, इक्वल है सबके लिए। आपको नहीं पता तो चुप रहिए ना, आपको नहीं पता तो चुप रहिए। मैंने आपको ध्यान से सुना, आपको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। मालूम है, सुनिए पहले, मालूम है। अब आपको कड़वी बात लग रही है, अब आपको कड़वी, वहम फैला रहा है। आपको कड़वी बात चुप रही है, आपको नहीं कड़वी इसलिए कि झूठ बोल रहे हैं। ये गलत बात है अमन जी, झूठ बोल रहे हैं। अमन जी इनको चुप कराइए। एक मिनट रहमानी साहब राजी है ना कि शादी, एक मिनट दोनों आराम से बात करें। शादी की उम्र एक होनी चाहिए, रहमानी साहब राजी हैं उस पर, बात खत्म। 18 साल विवाद ही खत्म हो गया। रहमानी साहब कह रहे हैं कि शादी की उम्र एक होनी चाहिए, समान, ठीक है ना? अब आप कंप्लीट करने दीजिए अश्वनी जी को। ठीक है, 18 साल से कम उम्र की लड़की, ये तो अच्छी बात है ना। वो अब जो बता रहे हैं अश्वनी जी, वो आप कह रहे हैं पहले से है तो अच्छी बात है, रजामंदी है। अश्वनी जी आप बोलिए, रहमानी साहब सुनते हैं ना, सबकी बात सुनेंगे। यही तो स्वस्थ संवाद होगा ना, डिबेटेबल टॉपिक है ना सर, डिबेट करेंगे, समझेंगे। अश्वनी जी आप बोलिए। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो 5 एलिमेंट होते हैं, उस 5 एलिमेंट पे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। पहले मैंने PIL फाइल किया कि लड़के लड़की की शादी की उम्र जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए एक समान होना चाहिए, जिसका पर्सनल लॉ विरोध कर रहा है। मैं आपके दर्शकों से कहूंगा गूगल करिए यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज अश्विनी उपाध्याय, आपको पता चल जाएगा कौन कौन वहां के विरोध कर रहा है। तो पहला सवाल, एक मिनट, तो पहला सवाल क्या मुस्लिम धर्म में ये जो है यूनिफॉर्म 18 और 21 वाली वो लागू नहीं होती? जो मुस्लिम में 18-21 नहीं होती इनके, नहीं मुस्लिम में 18-21 नहीं आती। इनके यहाँ प्यूबर्टी कहा गया कि जब माहवारी शुरू हो जाए, पीरियड शुरू हो जाए तो लड़की की शादी कर सकते हैं। उसी बात को मैंने चैलेंज किया है। WHO कह रहा है 20 साल की पहले प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक है। 20 साल की पहले लड़की फिजिकली मैच्योर नहीं होती है। वो छोड़िए, क्यों? संवैधानिक तो अधिकार सबको है, वो मुस्लिम धर्म। अब आप कह रहे हैं हमारे यहाँ जो छोड़िए, ये गलत है ना?
हमारे साहब ये गलत है। हमारे वो तो सारी दुनिया में, छोड़ सारी दीजिए, क्यों दुनिया में छोड़ अलग देंगे? अलग वो भारतीय है। इस्लाम सारी दुनिया में है, खाली भारत में। देखिए, आप पलट गए ना रहमानी साहब, आप भ्रांति फैला रहे हैं, अभी आप ये झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे थे ऐसा है नहीं, अब आप कह रहे हैं हमारा वाला छोड़ दीजिए। 18 नहीं छोड़ना ना सर, नहीं है, नहीं है, इंडियन लॉ में नहीं है। कर लेते हैं। जीना शौकत अली भी है, समित पात्र आ रहा हूं, आरफा खानम भी है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है, इक्वल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक है, अश्वनी जी 5 में से 1 बताया, बाकी 4 बताइए। इनको निकाला गया है अश्वनी चौबे जी को। हाँ, सुन तो लीजिए। अरे भाई चुप कराइए ना, मैं करा रहा हूं। इतनी अच्छी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, समझते हैं। 5 में से 1 बताया, बाकी 4 तो लड़के। हाँ, 5 1। दूसरा, हमने दूसरी पीआईएल फाइल किया, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स के ग्राउंड अलग अलग है, हिंदू में अलग है, मुस्लिम में अलग है, पारसी में अलग है, ईसाई में अलग है। जहां हिंदू अगर पत्नी बाज हो तब भी तलाक नहीं दे सकता, वहीं मुस्लिम 10 बच्चों के बाद भी तलाक दे के दूसरी शादी कर सकता है। तो मैंने उसको चैलेंज किया, उसको भी मुस्लिम पर्सनल लॉ ने उसका सुप्रीम कोर्ट में हमारा विरोध किया है। मैं दर्शकों से कहूंगा, गूगल करिए यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, अश्विनी उपाध्याय, डिटेल मिलेगी। फिर मैंने तीसरी पीआईएल फाइल किया, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस एलिमनी, कि सबका गुजारा भत्ता एक होना चाहिए। एक तरफ 10-10 साल गुजारा भत्ता देना पड़ रहा है, और एक इनके फिरके को ये लोग केवल 3 महीने गुजारा भत्ता देके छूट जाते हैं। 3 महीने गुजारा भत्ता देते हैं, बेचारी महिला सड़क पे आ जाती है, माँ बाप ठीक से रख नहीं पाते। तो वो मैंने जब पिटीशन फाइल किया यूनिफॉर्म मेंटेनेंस एलिमनी, उसका भी एक संगठन ने आके सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। गूगल कर लीजिए यूनिफॉर्म मेंटेनेंस एंड एलिमनी अश्विनी उपाध्याय, पता चल जाएगा कौन कौन आके विरोध कर रहा है। फिर मैंने चौथी पीआईएल फाइल किया, यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, कि गोद लेने का नियम सबके लिए एक होना चाहिए। इनके यहां गोद लेने का नियम सबके लिए बराबर नहीं है, महिलाओं का गोद लेने का अधिकार नहीं है, उसको भी मैंने चैलेंज किया है। अब उसका भी विरोध किया जा रहा है। मैंने 5वीं पीआईएल फाइल किया, विरासत का नियम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी का नियम सबसे एक जैसा होना चाहिए। और अमन भाई, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया प्रॉपर्टी राइट सबके लिए, हमारे पास सबसे पहला फोन कश्मीर के कुलगाम से आया। उसने बताया, सर जी आपने बहुत अच्छी पिटीशन फाइल किया, हमारे मामा नहीं है, हमारे नाना हमें प्रॉपर्टी देना चाहते लेकिन दे नहीं पा रहे, और वो प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही है, ये सिचुएशन चल रही है। तो यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस और यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, ये मेरी 5 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही भाई साहब। और ये गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप ही के तबके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये सभी देखिए अश्विनी जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इनका तबका उनका तबका मेरे को नहीं समझ में आता। आज तो हम बतौर भारतीय बात करेंगे ना, वी आर इंडियन फर्स्ट, मतलब संवैधानिक अधिकार तो सबको मिलेंगे, कोई इनके धर्म का है तो इनको नहीं मिलेगा, नहीं, या हमारे धर्म का तो इनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अमन, मेरा ये कहना है भाई, ये धार्मिक भेदभाव होना ही नहीं चाहिए ना। कोई ये धार्मिक भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। पंजाबी विरोध करने आया नहीं आया, ये तो देखिए आप दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रहा है, भारत समाज अब सजातीय हो रहा है, मतलब एक रूपता आ रही है समाज में। ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है समाज में जाति धर्म समुदाय से जुड़ी बाधाएं खत्म हो रही है, तो किसी एक धर्म के होने की वजह से वो संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, जो रहमानी साहब भी कह रहे हैं कि कोई ला नहीं रहा है, वो भी चाहते हैं लेकर आए। आरफा खानम जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं ये भी। आरफा जी, सबसे ज्यादा तो इसकी मांग मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं। आरफा जी, आरफा जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, सबसे ज्यादा तो इसकी मुखर आवाज मुस्लिम महिलाओं की तरफ से आ रही है, क्योंकि वही अधिकारों से वंचित है इसकी वजह से। आरफा जी, सर ऑडियो म्यूट है शायद, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। संबित आप बोलिए, उसके बाद मैं आरफा जी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। संबित, ये तो सभी धर्मों से जुड़ा है। संबित, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम लूंगा अमन आपसे, जरा 30 मैं इसमें 2-3 चीजें मैं केवल। अच्छा ठीक है अश्विनी जी, आप बोल लीजिए 30 सेकंड, फिर संबित में आ रहा हूं। बोल लीजिए आप अश्विनी। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वास्तव में उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं पता। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट आ जाएगा, उस दिन उसमें विरोध करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का इशू है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, जब हम कहते हैं इस देश में सभी नागरिकों का अधिकार समान है, तो सबको सिविल राइट एक समान होना चाहिए। अगर मेरी 4 बेटियां हैं अमन, और चारों बेटियां, एक हिंदू शादी करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, एक क्रिश्चियन से करे, एक मुस्लिम से करे,
उनका सिविल राइट बदलना नहीं चाहिए। आज की डेट में क्या हो रहा है, अगर चारों बेटियां 4 लोगों शादी कर लें, तुरंत शादी के बाद उनके सिविल राइट चेंज हो जा रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट चेंज हो जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब शादी के पहले, शादी के बाद सिविल राइट और ह्यूमन राइट, मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, गुजारा भत्ता का अधिकार, ये सारे सिविल राइट के इशू हैं, ये सारे ह्यूमन राइट के इशू हैं, ये बदलना नहीं चाहिए। ठीक संबित, प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसको धार्मिक चश्मे से देखा जाने लगता है। जैसे तलाक बिद्दत के मसले में भी उसको धर्म से जोड़ा गया, वो महिलाओं के अधिकार से जुड़ा मुद्दा था। ये यूसीबी भी जेंडर जस्टिस, समान नागरिक अधिकार, महिला अधिकार से जुड़ा मसला है, ये किसी धर्म से नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। संबित। अमन जी, मैं जानता हूं हमारी 2 बहनों को भी अभी डिबेट में आना है, मगर मुझे आप 50 सेकंड दीजिए, क्योंकि 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं यहां बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में आज भी एक ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और वहां किसी प्रकार से धर्मों के बीच में पार्थक्यता नहीं है। दूसरी बात है, देखिए, हम और आप डिबेट कर सकते हैं, हम और आप एक दूसरे से सहमत या असहमत भी हो सकते हैं, मगर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा है उसको एक बार जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा, और मैं अंग्रेजी में जो हूबहू उन्होंने कहा है उसे कोट करता हूं, I personally do not understand why religion should be given this vast, expansive jurisdiction so as to cover the whole of life and prevent the legislature from encroaching upon that field. After all, what are we having this liberty for? We are having this liberty in order to reform our social system, which is so full of inequalities, discriminations and other things which conflict with our fundamental rights. ये बाबा साहब ने खुद कहा है, तो मैं और रहमानी जी कितने भी लड़ ले, हमसे बड़े तो बाबा साहब है ना। दूसरी बात है, जो सवाल पूछे थे भारत सरकार ने लॉ कमीशन के माध्यम से, ये किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। मैं 3 सवाल इसमें से पढ़ूंगा और रहमानी जी से कहूंगा। रहमानी जी, आपने कहा था कि आप कोडिफाई क्यों नहीं कर देते हैं मुस्लिम कानून को, क्रिश्चियन कानून को, तो ये सवाल नंबर 3 है। मैं सवाल नंबर 3 पढ़ रहा हूं। Do you agree that the existing personal laws and customary practices need codification and that would benefit the people? Yes. No. Personal laws and customary practices should be replaced by a uniform code. And last option है, personal laws and customary practices should be codified to bring them in line with fundamental rights. तो ये भी सवाल पूछा गया है। सबसे बड़ी बात है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए सवाल नंबर 6, should the following practices be banned and regulated? Polygamy, क्या पॉलीगमी को, बहुत शादी करना, क्या ये बैंड होना चाहिए या रेगुलेटेड होनी चाहिए? पॉलीएंड्री, क्या महिला बहुत सारे हस्बैंड्स रखे, ये बैंड होना चाहिए या रेगुलेटेड होना चाहिए? और देखिए, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हिंदू के लिए भी है, ये सी में पूछा गया है। सिमिलरली कस्टमरी प्रैक्टिसेस सच एज मैत्री करार, गुजरात में कुछ कम्युनिटी में मैत्री करार होता है, अर्थात पति अगर चाहे तो अपनी पत्नी के शादीशुदा होते हुए, पत्नी के साथ रहते हुए भी एक दूसरी महिला के साथ मैत्री करार करके वो उस महिला को घर पे सकता है। तो क्या यह फ्रेंडशिप डीड या मैत्री करार होना चाहिए या इसे भी हमें एबॉलिश कर देना चाहिए, बैन या रेगुलेट? ये सब सवाल पूछे गए हैं। इसमें क्रिश्चियन महिलाओं के लिए पूछा गया है, डू यू एग्री दैट द 2-year पीरियड ऑफ वेट for finalizing divorce violates Christian women's right to equality? कि जो 2 साल क्रिश्चियन महिलाओं को वेट करना पड़ता है डाइवोर्स प्राप्त करने के लिए, क्या ये महिलाओं की जो समानता है, इक्वालिटी है, उसके साथ खेल करती है? और सबसे बड़ी बात है, मैं आदरणीय रहमानी जी को कहना चाहूंगा, रहमानी जी देखिए, हिंदुस्तान तो एक सेक्युलर कंट्री है। मैं कुछ 9 देशों का नाम बोलूंगा जो कि इस्लामिक कंट्री है, मगर वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। टर्की में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इजिप्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सुदान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेबनान में है, जॉर्डन में है, सीरिया में है, तुनीशिया में है, मोरक्को में है, अल्जीरिया में है, ईरान में है, यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पॉलीगमी को लेकर काफी ज्यादा उसको रेगुलेटरी बनाया गया है, डाइवोर्स के प्रोसीजर को भी रेगुलेट किया गया है। मतलब इस्लामिक कंट्रीज में जहां शरिया कानून अमूमन पालन होना चाहिए, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा अश्विनी जी ने, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये मॉडर्नाइजेशन है, ये हिंदुस्तान को आधुनिकता की ओर ले जाना, एक मत्ता की ओर ले जाना, समान विचार की ओर ले जाना। जीना शौकत अली जी, आना चाहिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जरूरी है बहुत? नहीं, आई थिंक वो टाइम अब आया है जब हमको ये बात बड़ी सीरियस। जीना जी, आपका ऑडियो प्रॉब्लम्स पैदा करने हैं, लेकिन ये जो बात कही गई है, इट इज अ जेंडर जस्टिस इशू ऑल्सो। और ये जो भी सवाल
आगे आए हैं, उससे मुझको समझ में आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का टाइम आ गया है। लेकिन जैसे संबित जी ने बड़े अच्छे से बताया है कि इसको सब वी हैव टू टेक एवरीवन इन कॉन्फिडेंस, सबको हमको कॉन्फिडेंस में लेना है और एक साथ में जो है वो सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना है। लेकिन ये जो है वो जो आर्टिकल 44 जो हमारे संविधान में है, वी हैव टू पे अटेंशन टू इट। और हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे मर्जी में नहीं है और आपकी मर्जी में नहीं है। इस पर सीरियस इश्यूज तो रेस किए गए हैं, जैसे कि एज ऑफ मैरिज, जैसे कि जैसे कि प्रॉपर्टी लॉज, many issues have to be raised and I think the time is come for that debate. The time has very ready कि हम ये डिबेट को अच्छे से डिबेट करें एंड अच्छे से जो लॉ लाए। देखिए मुसलमान जो है वो हर किस्म की कंट्री में रहते हैं, कनाडा में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है और जगह भी है, तो वहाँ लॉज जो है वो यूनिफॉर्म है, वो फॉलो करते हैं। जीना जी अगर आप ये समझा पाए, आपने कहा यूसीसी का टाइम आ गया है, क्यों आ गया? आपको क्यों लगता है इसकी जरूरत है? क्यों आ गया और आपको क्यों लगता है इसकी सख्त जरूरत है? क्यों? You see, क्या है that we are moving towards modernization. India is a democratic, secular republic, and we are shining in the world today. We have to shine in the world today. We are moving ahead. We must move ahead. और बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं presently इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, लेकिन this is not the platform for that. The platform is for the Uniform Civil Code, and in the process of modernizing the country, I think that the rights of women, especially, cannot be oppressed. और उसको हम दबा नहीं सकते हैं। ये जो अभी आपने बोला ना जीना जी, राइट्स ऑफ विमेन, महिलाओं के ऐसे कौन से अधिकार हैं जो यूसीसी ना होने की वजह से आप लोगों से छीन रहे हैं? आप मेरा सवाल उसका आप जवाब दें। महिलाओं के ऐसे कौन से अधिकार हैं जो छीन रहे हैं यूसीसी ना होने की वजह से? जी मैं आपसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस्लाम हैज गिवन विमेन अ लॉट ऑफ राइट्स, लेकिन जो कस्टमरी लॉज है जो हमको आज डोमिनेट कर रहे हैं और हमारी कंट्री में 70 ईयर्स से लगातार जो है वो कस्टमरी लॉज ओवर पावर कर दिए हैं द एक्चुअल कुरानिक लॉज। ट्रिपल तलाक कभी भी कुरान में नहीं है, और मैंने जब हमारे डिबेट्स होते थे मैंने आपको हर एक वर्स कोट करके बताई है कि ट्रिपल तलाक कहीं भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कस्टमरी लॉज की वजह से ये लाया गया है। अ कंट्री लाइक रिडंडेंट बैकवर्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान, उन्होंने चेंजेस लाई 1961 में, और हम लोग वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आवर वुमेन आल्सो हैड अ वॉइस, आवर वुमेन। और ये रिलीजन से हमको एसोसिएट क्यों करते हैं? इस्लाम ने जो राइट्स दिए हैं वो मुसलमानों ने दिए हैं अपने महिलाओं को। इस्लाम ने तो औरत को बहुत सारे राइट दिए हैं जो मैं आपको बताऊं, इंक्लूडिंग राइट टू स्टे सेपरेटली, बट वी आर नॉट इनटू दोज इश्यूज। जो इश्यू अभी फिलहाल है वो ये है कि हमको जो राइट्स नहीं है, जो कस्टमरी लॉ ने हमारी राइट्स सप्रेस कर दी है, उसको दूर कर दी है, वो हमको साथ में लाना है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये किसी धर्म के खिलाफ, ये किसी धर्म के खिलाफ, ना हिंदू के खिलाफ, ना सिख के खिलाफ, ना ईसाई या ना इस्लाम, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस्लाम ने अधिकार दिए, लेकिन इस्लाम से बड़ा संविधान है, मतलब शरिया से बड़ा संविधान है, हिंदू धर्म से बड़ा संविधान है, सिख धर्म से बड़ा संविधान है। तो देश शरिया से नहीं चलेगा, ना हिंदू धर्म से, ना सिख धर्म से। देश तो संविधान से चलेगा, और संवैधानिक अधिकार सुप्रीम है। अगर इस्लाम के धर्म की दीवार है जिस वजह से संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहे, जैसा अभी जिक्र अश्विनी जी ने किया, भाई 13-13, 14-14 साल की बच्चियों की शादी हो जाना, 4-4 पति रखना, वो सारी चीजें जो हैं, पॉलीगैमी, ये तमाम चीजें हैं। शाहबानो मामले में गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में दर दर की ठोकरें खा रही हैं बुजुर्ग मुस्लिम महिला, उनको न्याय नहीं मिला, उनको कोर्ट से मिला तो सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी सरकार ने फैसला पलट दिया। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए एक अम्ब्रेला यूसीसी की जरूरत है। आप अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद संबित और रहमानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे पता आपको कुछ कहना है, जल्दी से अश्विनी जी। अमन जी इस देश में भ्रष्टाचार अपराध के कम से कम 40 कानून चल रहे हैं, उनको मिला के 1 नेशन 1 पिनल कोड बन सकता है। ऐसे ही सिविल राइट, ह्यूमन राइट के 36 कानून चल रहे हैं अलग अलग मजहब के हिसाब से, उनको मिला के 1 नेशन 1 सिविल कोड बन सकता है। और ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहां तक आपने पॉलीगैमी की बात किया, सेक्शन 494 में, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 494 है, उसमें से केवल 4 वर्ड निकाल दीजिए, सबके लिए ये अपराध बन जाएगा। अभी जो मुस्लिम पे नहीं लागू होता वो भी हो जाएगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पता नहीं इसको क्यों नहीं की जा रही है।
आप इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 298A जोड़ दीजिए, धर्मांतरण पूरे देश में अपराध बन जाएगा। सेक्शन 493 में 493A जोड़ दीजिए, धोखे से विवाह या लफ्ज जिहाद पूरे देश में अपराध बन जाएगा। सेक्शन 494 में से 5 शब्द निकाल दीजिए, एक वाक्य निकाल दीजिए, बहुविवाह पूरे देश में अपराध हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अब जो नए कानून मंत्री जी आए हैं शायद इन विषयों को देखेंगे। हमारा जो पॉलीगैमी का मैटर है, मैं सेक्शन 494 चैलेंज किया था, 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 5 जजों को रेफर हो गया है। आशा करता हूं सरकार का जवाब आ जाएगा। तो 3 साल बीत गए, अभी तक जवाब नहीं आया, और शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी जवाब आ जाएगा। रहमानी साहब, आपने कहा कि शादी की उम्र समान जो है वो है आपके हिसाब से, और अश्विनी जी कह रहे नहीं है, लेकिन पॉलीगैमी तो एक इशू है, बहुविवाह तो एक इशू है। ये सारी चीजें तो सामाजिक कुरीतियां हैं, और ये तो किसी भी महिला का अधिकार छीनती है। इसके अलावा हलाला है, हाँ, इसके अलावा हलाला है, इसके अलावा मुता है, उसके अलावा मिस्यार है। जैसे जो नुसरत जहां ने किया, नुसरत जहां ने क्या किया, निकाह नहीं किया, उसने जाके मुताह कर लिया। अब वो मुताह इंडिया के कल्चर में मुताह फिट नहीं बैठता। रहमानी साहब, तो अभी भी हैदराबाद में मुताह हो रहा, अरब के लोग आते हैं, सारी 2 महीने के लिए मुताह करके चले जाते। इस रूढ़िवादी जो सोच से आजादी तो मिल सकती है और मिलनी चाहिए, संवैधानिक अधिकार है। सेकुलर इंडिया ना सर, सेकुलरिज्म, और ये रियल सेकुलरिज्म है कि सभी धर्मों का ध्यान रखा जाए। ये तो है नहीं कि वो अमुक धर्म से तो उनको छोड़ दिया, जैसा आप कह रहे हैं कि हमारा हम पे छोड़ दो, है ना रहमानी साहब? देखिए, सबकी तकरीरें अगर खत्म हो गई हो तो मैं 1 मिनट के लिए 2-3 ही सेंटेंस बोल रहे हैं, इसलिए आपके पास पहली चीज तो कि मुझे कहनी थी कि मैं समझ रहा था कि कोई टेक्निकल डिबेट यूसीसी पे होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, लेकिन आपने तो इसको एंटी इस्लाम डिबेट बना दिया। तो अगर यूसीसी का मतलब एंटी इस्लाम है तो यकीनन फिर जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो मुखालिफ खड़े होंगे। अगर यूसीसी का मतलब इस्लाम के खिलाफ है, और अगर इस्लाम के खिलाफ नहीं है तो अमन चोपड़ा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा जो कुरान है, पूरा का पूरा इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें कोई एक बात आपको अच्छी दिखाई देती है तो जरा मुझे आज बता दीजिए, एक बात बताइए। रहमानी साहब, पता है इस्लाम में ये बात अच्छी है? रहमानी साहब, पता दिक्कत क्या है? यूसीसी, आप मुझे 5 सवालों का जवाब बताइए। शादी विवाह की उम्र एक समान होनी चाहिए कि नहीं? अश्विनी जी, कोई भी चीज जो समाज को आगे लेकर जाए, कोई भी चीज जो महिलाओं के अधिकार से जुड़ी हो, कोई भी चीज जो समान अधिकार से जुड़ी हो, वो एंटी इस्लाम कैसे हो जाती है भाई? ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत, एंटी इस्लाम, उसके खिलाफ कानून, धर्मांतरण एंटी इस्लाम, जनसंख्या नियंत्रण एंटी इस्लाम, यूसीसी एंटी इस्लाम। समाज को आगे ले जाने वाली कोई भी चीज एंटी इस्लाम कैसे हो जाती है सर? आपने ये तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं यूसीसी। मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं, मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम में सब कुछ गलत है और कुरान शरीफ को और इस्लाम को निकाल के रहमानी साहब, देना चाहिए। रहमानी साहब, क्या ये गलत नहीं है? मैंने जो बताया बहुविवाह, अच्छा आप बहुविवाह के पक्षधर हैं? हाँ या ना मैं कह, नहीं, हाँ मैं देता हूं, हाँ या ना मैं जवाब, चलिए हाँ मैं देता हूं। क्या आप बहुविवाह के पक्षधर हैं? क्या आप 13 से 14 साल की बच्चियों की शादियों के पक्षधर हैं? पहले मेरे सवाल, आप चाइल्ड मैरिज के पक्षधर हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वरना मैं साफ कहूंगा। आप मुझे बताइए, आप बहुविवाह के पक्षधर हैं क्या? आप 4-4 बीवी रखने के पक्षधर हैं? आप बच्चियों की शादियों के पक्षधर हैं? इस देश से मुसलमान, सारे मुसलमान इस देश के हिंदू बन जाए, आप ये चाहते हैं? ये हाउ कम इट इज एंटी इस्लाम? चाहते हैं आप? ये इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने आपसे कहा एक चीज, अरे है, आप मुझे बताइए, बिल्कुल है। आपने इसको धर्म के साथ जोड़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका प्रोग्राम का विवाह के समर्थक है या विरोधी है? आप नमाज से दिखाना शुरू समर्थक है या विरोधी है? पूरा का पूरा देखिए, मैं आज जो डिबेट कर रहा हूँ, मैं एक मिनट रुकिए ना, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ रहमानी साहब। मुझे मालूम है, मेरे को नहीं पता यूसीसी क्या, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या आप बाल विवाह के समर्थक हैं? क्या आप बहु विवाह के समर्थक हैं? क्या आप चाहते हैं बच्चियों की शादियां हो, 13-14 साल की बच्चियों की शादियां हो? क्या आप चाहते हैं बहु विवाह हो? अगर नहीं तो आप मेरे साथ हैं। आपकी डिबेट यूसीसी पे नहीं है, आप मुखालिफ है, आप यूसीसी के भी मुखालिफ है, दुश्मन है आप यूसीसी के। आप समर्थक हैं, आप दे दीजिए मुखालफत के साथ शुरू करते हैं, इसलिए आप अपना प्रोग्राम नमाज से शुरू करते हैं, नमाजों से करना शुरू करते हैं। मालूम हो गया, आज मैंने एक्सपोज किया, आप इस्लाम दुश्मन है, आप इस्लाम की एक अच्छी बात नहीं बता सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं इसलिए कहता हूं, मेरे को पता है एज एन एंकर क्या, मैं एज एन एंकर एक चीज फील करता हूं रहमानी साहब, अगर आपके पास है मैं एक अच्छी बात, मेरे को ये नहीं समझ आता, मैं धर्मांतरण
के खिलाफ ताल ठोकूंगा तो एंटी मुस्लिम हो जाऊंगा, मैं कन्वर्जन के खिलाफ ताल ठोकूंगा तो एंटी मुस्लिम, मैं जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ, मैं जनसंख्या नियंत्रण पर ताल ठोकूंगा एंटी मुस्लिम, मैं यूसीसी पर ताल ठोकूंगा एंटी मुस्लिम। एक मिनट के लिए मैं मान लूं कि वो गलत है, मैं एक मिनट के लिए मान लूं वो गलत है, कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी बात जानते हैं इस्लाम के बारे में वो बताइए। मैं इन सबको खारिज कर देता हूँ आपके कहने से, लेकिन एक अच्छी बात शांति का धर्म इस्लाम 1000 बार बोल चुका हूँ, लेकिन एक होता है मुल्ला का इस्लाम, एक होता है अल्लाह का इस्लाम, अल्लाह का इस्लाम पाक, मुल्ला का इस्लाम उसमें दिक्कत है। अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसलिए मत जाइए सर, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। संबित पात्रा कहा कि जिहाद फैलाता है इस्लाम, संबित पात्रा बोल, आपने हमेशा कहा जिहाद, मैं कैसे बात करूं, इतनी आवाज हो रही है, मैं कैसे बात करूं? रहमानी जी ठीक है, अगर शांति से बात करें तो अच्छा रहेगा। तो ये पूरी डिबेट एक्चुअली ये यूसीसी की नहीं, ये यूसीसी की अगर है तो वो बहुत टेक्निकल डिबेट है, वो टेक्निकल चीजों पर बात कर सकता हूं, वो किसी धर्म को लेकर नहीं होती है। अमन जी जरा आप अगर सबकी आवाज कम करेंगे मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूं, ठीक है प्लीज अमन जी। रहमानी साहब आप थोड़ी देर अगर आवाज दूसरे धर्म से जोड़ते हैं तो मैं बात कर पाऊंगा, लोग भी समझ पाएंगे, लड़के कोई लाभ नहीं। संबित पात्रा ठीक है, संबित ये टाइम खराब कर रहे हैं, टाइम खराब संबित बोल रहे हैं, ऑडियो सबका बंद है, एक एक करके बोलेंगे सब एक। देखिए मैं एंटी इस्लाम, देखिए अमन जी मैं तो इसको बहुत टेक्निकल डिबेट मानता हूं, बहुत टेक्निकल मानता हूं, इसलिए आरंभ से ही पूरे टेक्निकल विषय को मैंने आपके सामने रखा। आरंभ से ही मैंने कहा यह बहुत डिबेटेबल विषय है, वाइड स्प्रेड डिबेट होना चाहिए और किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलना चाहिए, सच्चाई टीवी के माध्यम से जनता तक जानी चाहिए। मगर इसको इस प्रकार से डिबेट करना कि एंटी इस्लाम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी नेतागिरी के चक्कर में जबरदस्ती भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ फिर भी 3 विषय रखूंगा बहुत। ये जो झूठ बोल रहे हैं, याद रखिए अश्विनी चौबे यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं और ये जो शुरू कर रहे हैं ये नमाज से दिखाना शुरू कर रहे हैं। जी तो अश्विनी चौबे नहीं है, अश्विनी चौबे से आप पूछ लीजिएगा, अश्विनी उपाध्याय जी है, मैं कंप्लीट कर लूं टेक्निकल और सीरियस डिबेट को एक रिलीजन। अरे अमन भाई मैं कंप्लीट कर लूं फिर बाकी लोग लड़ेंगे, मैं जरा कंप्लीट कर लूं। अमन भाई मैं तो लोगों को समझाने में लगा हूं, ये आपस में इनकी लड़ाई बाद में करा लीजिएगा। दूसरों की नेतागिरी आपको, अरे रहमानी जी आप और अश्विनी जी बाद में बात कर लीजिएगा, मैं तो अपने विषय को रख लूं। आप मजहब से जोड़ के डिबेट, अच्छा मुझे बताओ, मजहब से जोड़ के आप बाल विवाह के समर्थक हो या विरोधी? नहीं है, आप विवाह के समर्थक हो या ये तो बहुत गड़बड़ है, बात नहीं कर पाएंगे। सर संबित बोलेंगे फिर मैं रहमानी साहब आपको पूरा टाइम दूंगा सर, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा रहमानी साहब, ठीक है ना? अब एक एक करके बोलेंगे। पात्रा, संबित पात्रा आप बोलिए। आ रहा हूं रहमानी साहब, आ रहा हूं। देखिए अमन जी मैं तो यहां सिर्फ फैक्ट्स रखने आया हूं, मैं 2-3 फैक्ट्स रखता हूं। देखिए 1955 तक आपको जान के आश्चर्य होगा, जहां तक पॉलीगमी का सवाल है अर्थात मल्टीपल वाइफ्स रखने का सवाल है, हिंदू पुरुष भी 1955 तक एक से अधिक विवाह कर सकते थे, ये उनको कानूनन अलाउड था। 1956 में जब हिंदू कोड बिल आया उसके बाद पॉलीगमी समाप्त हुई हिंदुओं में, तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हिंदुओं में आया। तो रिफॉर्म इस्लाम में भी क्रिश्चियन में भी उनके कोड बिल में आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए अभी आईपीसी और सीआरपीसी की बात हो रही है, आपको याद होगा कि कई इस्लामिक कंट्रीज में जो इस्लाम के कानून है, शरिया के कानून है, उसके मुताबिक चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, जो महिला एडल्ट्री करते हुए पकड़ा जाती है उसको पत्थर से मार दिया जाता है। मगर हिंदुस्तान में आईपीसी और सीआरपीसी है, और आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर कोई नहीं कहता कि ये एंटी इस्लाम है, इससे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी खतरे में आ जाएगा। तो ये एक तरफा हम बात नहीं कर सकते। अगर आईपीसी और सीआरपीसी को एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अच्छे प्रैक्टिसेस को हम सबको, हिंदुओं को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुस्लिम्स को भी, क्रिश्चियंस को भी, वो भी डिबेट के बाद। और लास्ट में एक पॉइंट कहूंगा, देखिए अंबेडकर जी की बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब नवंबर 23, 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस हुआ था, तो महबूब अली बेग, मोहम्मद इस्लाम और नसरुद्दीन अहमद ने कहा था कि जो इस्लाम के मुस्लिम लॉ में किसी प्रकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता है। तो अंबेडकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, उन्होंने कहा था कि टिल 1937 द मुस्लिम्स वर गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ एंड द मुस्लिम लॉ इज नॉट बियॉन्ड चेंजेस। उन्होंने कहा 1937 तक
हिंदुस्तान का जो मुस्लिम था वो हिंदू लॉ से गवर्न होता था, तो उससे भी इस्लाम समाप्त नहीं हो गया। इसलिए सभी में गुंजाइश है रिफॉर्म्स का। और अंत में आपने बहुत सारे डिस्कशन एज ऑफ मैरिज को लेकर की। 10 नंबर क्वेश्चन रहमानी जी आपके लिए है, 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें, Do you agree that there should be a uniform age of consent for marriage across all personal laws and customary practices? Answer का option A है yes. B, no, customary laws locate this age at the attainment of puberty. And C, the prevailing system of recognizing voidable marriage is sufficient. तो जो puberty की बात यहाँ पर कही गई ये सत्य है और ये ऑलरेडी क्वेश्चनेयर में शामिल किया हुआ है 2016। रहमानी साहब, यानी कि समान जो है आयु नहीं है यहाँ पर बच्चों की शादी। अब आपको मिल गया जवाब। वो 11, हाँ बोलिए रहमानी साहब। मैंने वो पूरा क्वेश्चनायर पढ़ा भी था, उसको रिएक्ट भी किया था। इसलिए हर शख्स उठा के अकेले मुझे ज्ञान देने की कोशिश न करे। मैं अश्विनी चौबे को जानता हूं, रोजाना अदालत में खड़े होकर कितने खुराफाती केस वो लेके जाते हैं और कितनी बार अदालत से भगाए जाते हैं, ये मुझे अच्छे तरीके से मालूम है खूब से। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मैंने आज तक नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट देखा भी है, मैंने आज तक नहीं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। मैंने केसेस भी लड़े हैं, केसेस भी लड़े हैं वहां पर खड़े होकर, बेफिक्र रही है। अभी अंदर आए, मैंने वहां खड़े होकर केसेस भी लड़े हैं, केसेस भी लड़े। बस वही बात थी ना रहमानी साहब, हम जो शुरुआत से कह रहे थे, अब आप आखिर में उस पर जब वहां पर शरीफ लोग एक समान आयु होनी चाहिए शादी की, या मैंने कहा, मैंने 10 मरतबा ये कहा है, नहीं मैं जानता हूं, मैंने 10 मरतबा ये कहा है। अभी आप कह रहे थे कि सरकार में दम है तो अभी आपको पता लगा ऐसा नहीं है वहां बच्चों की शादियों की इजाजत है? नहीं है, नहीं मुझे मालूम है, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सब झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट झूठ बोल रहा है, अश्विनी जी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सबमिट, अरे जाइए, एफआईआर मौजूद है। कम एज में शादी होने की जेल गए लोग, जिन्होंने करने की कोशिश की। शुक्रिया तस्लीम अहमद। इसलिए समझना चाह रहे थे, ये भ्रांतियां हैं, कुछ कंफ्यूजन है, उसको दूर करने की कोशिश थी। अश्विनी जी आपका, समित पात्रा आपका, जीना शौकत अली जी आपका, और तस्लीम अहमद रमानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड दिल्ली हाई कोर्ट भी कह रहा है कि अब लेकर आए सरकार। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर। जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह, उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है, और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है।